जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम में। मैं मनीष सेवटा और आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन और फिजिक्स आपस में सबसे ज्यादा लिंक होगी। मतलब कोई भी बंदा अगर मान लो फिजिक्स के बारे में चर्चा करेगा तो उसे ग्रेविटेशन चमकता है, क्योंकि न्यूटन को वो जानता है। मतलब एक ऐसा आदमी जो हिस्ट्री से पढ़ाई कर रहा होगा वो भी फिजिक्स के बारे में कुछ जानता होगा तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानता होगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने आप में बहुत फेमस है और फिजिक्स के सबसे फेमस चैप्टर्स में से आप इस चैप्टर का नाम ले सकते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन आपके पास फेमस तो है ही है, साथ में सिंपल है और आपको ना ये विजुलाइज, मतलब इसमें जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सब आपको विजुलाइज होगी। आपने सब, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एक सैटेलाइट मूव कर रही है तो आपने सैटेलाइट के बारे में सुना है, हाँ सर सैटेलाइट नामी कोई चीज होती है वो मूव करती है। जैसे स्टडी में मैंने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो चीज क्या था, इक्विपोटेंशियल शायद नाम नहीं सुना होता हमारा, हमने नहीं जानते हम इक्विपोटेंशियल को। पर यहाँ पे हम जितनी भी बातें करेंगे सब बातें को हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें शुरू से है, पर हमें उसकी डेप्थ नहीं पता। तो जब आप उसकी डेप्थ जानेंगे तो और बढ़िया है। मान लीजिए किसी चीज का बेसिक जानते हैं, अब आप उसके डेप्थ में लेके जाया जा रहा है तो आपको इंटरेस्ट आता है, वाह सर हाँ अब आप इसका कोर्स बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? देखिए, फिजिक्स के बारे में मतलब आप इस समझ फिजिक्स क्या है। अगर हम फिजिक्स पे चर्चा करें कि भाई ग्रेविटेशन को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, फिजिक्स का मतलब ये है कि आप नेचर में होने वाली कोई भी चीज को आप ऑब्जर्व कीजिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ आपके पास में रिजल्ट्स है तो आप रिजल्ट बताइए। कुछ भी आपने कुछ लॉ बनाए हैं तो वो लॉ बताइए। मतलब फिजिक्स इज, अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के बारे में बोलते हैं फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। कि भाई नेचर में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में स्टडी क्या है, उसकी आप स्टडी कर लीजिए अच्छे से, उसे कुछ लॉज वगैरह है तो वो आप बताइए। ये सब फिजिक्स का पार्ट है। सबसे सिंपल डेफिनेशन में आपको, मैं सबसे सिंपल में आपको फील करवाने की कोशिश करता हूं। आप ऐसे मानिए कि आपने देखा भी कुर्ता पजामा पहना हुआ आदमी नेता होता है, कुर्ता पजामा पहना हुआ आदमी नेता होता है। आपने रेटिज्म ऐसे ऑब्जर्व कर लिया। आपने देखा आपके आसपास में जो विधायक है उसने भी कुर्ता पहन रखा है, जो रीजनल नेता है उसने भी कुर्ता पहन रखा है, प्रधानमंत्री ने भी कुर्ता, राष्ट्रपति ने भी कुर्ता, और देशों के अंदर भी, हर एक देश के अंदर कोई भी आपके पॉलिटिशियन है तो कुर्ता पहन के घूम रहा है। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली, भाई साहब किसी भी आदमी के पास में कुर्ता है तो वो पॉलिटिशियन है। मान लीजिए ऐसी चीज होता हो कि आप देख रहे हैं भी एक चीज, जैसे आपको समझ में आएगी भाई ये कोई कुर्ता पहनने वाला आदमी, आप जितने भी देखे सबके सब पॉलिटिशियन ही है और कोई कुर्ता पहनता ही नहीं है, तो आप एक लॉ बना देंगे। क्या क्या लॉ बना देंगे? भाई साहब कुर्ता पहनने वाला आदमी पॉलिटिशियन होता है। ये तो आपके पास नेचर को आपने स्टडी किया ना भाई। एक चीज जो आपके पास में साइमल्टेनियसली हैपन हो रही है, बार बार वैसे ही हैपन हो रहा है और उसके पीछे कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आपने उस रिजल्ट के कोरस्पॉन्डिंग फाइनल चीज बता दी, सर जी ये उसका फाइनल रिजल्ट है। ऐसे तो ग्रेविटेशन में हुआ। ग्रेविटेशन आपको क्या दिखाई दिया? आपको बार बार दिखाई दिया भाई, जो न्यूटन की हम स्टडी करते हैं, जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या चमकता है? हमें यही चमकता है कि भाई साहब अगर आप किसी चीज को आप रिलीज करते हैं तो अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है, ऐसा हमें चमकता है। तो हमने क्या देखा, ये तो बार बार हो रहा है। अगर मैं कॉपी को फेंक रहा हूं वो भी नीचे गिर रही है, सेब को फेंका वो भी नीचे गिर रहा है, आदमी को फेंक रहा हूं वो भी नीचे गिर रहा है, सब कुछ नीचे गिर रहा है और ये हर जगह पे हो रहा है आपके पास। तो आपने क्या बोला, सर जी ऐसा बार बार हो रहा है तो क्यों ना इसे कोरस्पॉन्डिंग कुछ लॉ बनाया जाए। तो आपने क्या बोला, एक चीज बोल दी कि भाई साहब धरती पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है या फिर किसी मास को अट्रैक्ट करती है। ये ऊपर का व्यू हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस भी है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि नेचर में जो चीज हैपन होती है उसे कोरस्पॉन्डिंग हम ऑब्जर्वेशन के बाद में कुछ रिजल्ट बना लेते हैं। यही फिजिक्स है आपके पास। कुछ कुछ रिजल्ट को हम प्रूव कर लेते हैं, जिनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए वो ठीक है, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम लो बोल देते हैं। लो का मतलब क्या है? इसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते पर ऐसा ऑब्जर्व हुआ है और ये हर एक जगह ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो लो हो गया आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिजिक्स अपने आप में इसीलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज फिजिक्स को देख के बनाया गया। किसी ने पहले फिजिक्स को देखा, अच्छा इसमें ये हो रहा है, इसे कोरस्पॉन्डिंग ये लिख दिया, अच्छा ये हो रहा है ये लिख दिया, मतलब फिजिक्स को देख के बनाया गया। तो अगर देख के बनाया तो जैसे बनाने वाले देखा होगा वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको भी फिजिक्स दिखेगा और फिजिक्स आपको दिखेगा तो आप विश्वास मानिए आप कभी फंस नहीं सकते। आप हमेशा फिजिक्स को पढ़ने की बजाय फिजिक्स को फील करना सीखिए। मतलब आपके दिल में उतरनी चाहिए फिजिक्स, आपको दिखना चाहिए कि चीज वाओ ये हमें दिखाई दे रहा है, तो फिजिक्स को पढ़ने का मतलब है। ठीक है, अभी हम अपने चैप्टर पे आते हैं। देखिए, ग्रेविटेशन की जो शुरुआत है वो बहुत पुराने टाइम की शुरुआत है बिकॉज नेचर में सबसे पहले जो दिखा होगा, आपको मैं ऐसे बोलूं कि आपको चार्ज, जैसे मैं आपको ऐसे बोलूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में चर्चा पहले हुई होगी या ग्रेविटेशन के बारे में पहले चर्चा हुई होगी, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी पहले तो हमें चीजें नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है, हमें प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, मून रिवॉल्व कर रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो जो चीज हमें पहले दिखाई दे रही थी, पहले तो सबसे बड़ी बड़ी चीजों को हम सोल्व आउट करेंगे, तो इसलिए सबसे स्टार्टिंग में फिजिक्स के स्टार्टिंग में ग्रेविटेशन का रोल था। मतलब सबसे जो स्टार्टिंग के इन्वेंशंस थे फिजिक्स में उसमें ग्रेविटेशन था।
सबसे पहले उसी को ऑब्जर्व किया गया। क्यों ऑब्जर्व किया गया? हमेशा लोगों को दो चीज दुखी करती थी, क्या कि अगर आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो नीचे क्यों गिर रही है, पहली बात। दूसरी बात क्या करता था भाई, दूसरी बात ये दिखाई देता था भाई अगर प्लैनेट्स आपको मूव करते हुए दिखाई देते, आप ऐसे मूव पर करते थे, आपको चांद, तारे, मून, कुछ कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही, कोई प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता था यार ये चीज क्या है और ये ऐसे यहां पे क्यों है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्टार्टिंग के जो फिजिक्स में जो दो डाउट्स थे लोगों को, यही डाउट्स थे। पहली बात कि धरती किसी चीज को अट्रैक्ट करती है तो क्यों करती है, दूसरी बात ये प्लैनेट्स, ये मून्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, इनके पीछे क्या कोर्स है, इसको लेके लोग बहुत ही जिज्ञासु थे भाई क्या ऐसा हो रहा है। और इसको लेके अलग अलग तरीके की स्टडीज भी हुई। देखिए, दो तरीके के मॉडल फिजिक्स में माने गए थे। सबसे पहले आपके पास माना गया, दैट मॉडल वाज जियोसेंट्रिक मॉडल। सबसे पहले आपके पास माना गया दैट इज जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल क्या बोलता था, ये प्लैनेट्स के बारे में चर्चा हो रही है। जियोसेंट्रिक मॉडल ये बोलता था कि आपके पास में अर्थ रेस्ट पे है। क्या बोलता है जियोसेंट्रिक मॉडल आपके पास में? दिस इज जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल, जियोसेंट्रिक मॉडल आपके पास में क्या बोलता है, अर्थ रेस्ट पे है। यहां पे आप ऐसे अर्थ बना दीजिए, यहां पे ऐसे हम अर्थ बना लेते हैं और ये ऐसे रेस्ट पे है और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटर पे कौन है आपके पास में? अर्थ। ये थी जियोसेंट्रिक मॉडल की थ्योरी और स्टार्टिंग में लोगों ने इसी को ही माना। इसको क्यों माना? ऑब्वियस सी बात है यार, आपकी जो चीज आपकी, आप उसे बड़ा दर्जा देना चाहते हैं। आपको मैं बोलूं कि भाई कोई भी चीज अपनी होगी तो हम उसे कोशिश करेंगे हमें जितना बड़ा प्रेजेंट कर सके उतना ही बड़ा प्रेजेंट करें। तो लोगों ने बोला हम अर्थ पे रहते हैं तो हम ये कैसे मान ले भाई साहब कि हम सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। हम तो अपने आप कैसे माने, अर्थ बड़ी है, सन क्यों बड़ा है, अर्थ बड़ी है भाई, मैं अर्थ पे रहता हूं। मेरी बात समझ में आ रही? एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो स्टार्टिंग में जो पहली थ्योरी थी आपके पास में, लोगों के पास में, वो यही थी कि भाई साहब धरती रुकी हुई है और उसके अराउंड सन रिवॉल्व कर रहा था। और इसमें एक और भी चीज है यार, आप देखिए, आपको पता भी, आप जहां पे बैठ जाते हैं फिजिक्स में वो चीज आपको रेस्ट पे दिखाई देती है। अभी जैसे मैं यहां पे बैठा हूं तो मुझे आसपास मेरे सामने कैमरा है तो मुझे रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। मेरे सामने कोई और चीज पड़ी है वो मुझे रेस्ट पे दिखाई दे रही है। आप देखिए, आपके सामने किताब पड़ी है, क्या वो रिवॉल्व करती हुई दिखाई दे रही है क्या? तो आपको ऐसे लग रहा है यार मैं तो रुका हुआ हूं, मैं कहां मूव कर रहा हूं। तो वो बात सही भी थी लोगों की। तो लोगों की थ्योरी थी भाई साहब अर्थ क्या है आपके पास में, रेस्ट पे है और बाकी प्लैनेट्स आपके पास रिवॉल्व कर रहे हैं। इस थ्योरी को बोलते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। एक सेकंड मॉडल था आपके पास में जो उसके बाद में आया, उसका बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल। क्या है आपके पास? हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल इसका जस्ट उल्टा था। उसने बोला अर्थ रेस्ट पे नहीं है। कौन रेस्ट पे? आपके पास सन रेस्ट पे। कौन रेस्ट पे है? सन। और बाकी प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अर्थ आपके पास रिवॉल्व कर रही है उसके अराउंड। इस तरीके का सिस्टम था। मेरी बात समझ में आ रही है? जियोसेंट्रिक मॉडल की क्या थ्योरी थी आपके पास में कि अर्थ रेस्ट पे है, जो बाकी और जो आपके पास प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में, एक ही ऑर्बिट में नहीं, ऐसा एक नया ऑर्बिट भी हो सकता है, यहां पे कर रहे हैं। ऐसे सन के अराउंड कई ऑर्बिट्स होंगे, उसमें रिवॉल्व कर रहा होगा। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ रेस्ट पे, हीलियोसेंट्रिक मतलब सन रेस्ट पे। स्टार्टिंग के लोग इस वाले मॉडल को फॉलो करते थे। उसका रीजन ये था कि बिकॉज वो अर्थ पे बैठे हैं तो उनको ये लगता था अर्थ रुकी हुई है, सन हमें मूव करता हुआ दिखाई भी देता। आप देखिए ना, सन यहाँ से आप क्या बोल सकते, ईस्ट से सनराइज होता है, फिर घूमता है घूमता है घूमता है, वेस्ट में जाके सेट हो जाता है, वापस वहां पे सन सेट हो जाता है। आपको दिखाई दे सन मूव कर रहा है। तो वो बात लोगों की सही भी थी भाई। कम ज्ञान की बात तो यही है भाई, हमें जो दिखाई दे रहा है हम वैसे ऑब्जर्व करेंगे। पर उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये वाली चीज सही है। इसकी भी लंबी कहानी है, आप मतलब इसकी भी अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन तो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। पर वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू या नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते, छोटा छोटा मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास में निकोलस ने ये वाली बात बताई थी कि सबसे पहले जो ये बात बताई कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड, ये सबसे पहले निकोलस ने बताया था। पर उस टाइम तक लोग इस थ्योरी को इतना ज्यादा मानते थे, निकोलस को कोई इज्जत नहीं दी और उसको लोगों ने पनिश भी किया, भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल सकता है, धरती के बारे में, अर्थ के बारे में, हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं। तो उस वजह से निकोलस को बहुत ज्यादा तंग भी किया गया। तो सबसे पहले ये बात निकोलस ने बताई। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में टाइको ब्राहे आए। टाइको ब्राहे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, वो आदमी रिच था, उसके बाद में अच्छा खासा पैसा लेके आया। वो उसने बोला कि मुझे ऑब्जर्वेशंस करने हैं, आप मुझे ऑब्जर्वेशंस करने दीजिए, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। और वो रिच था तो उसको अलाउ भी हुआ। उस बंदे ने बहुत ढंग से, बहुत सारे लोगों की हेल्प से उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि टाइको ब्राहे के पास में, आपके पास में कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो इतनी दूर तक फोकस करके देख सके। तो वो सिर्फ नेक्ड आई से देखा करता था, देख के सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया करता था। तो वो भी उस बंदे की बड़ी बात थी भाई, उसके पास में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स उसने थ्योरी लिखी। पर वो कंप्लीट उसे नहीं कर पाया। उसी का एक चेला था, उसी का चेला था जिसने उसको ज्वाइन किया था, उसका नाम था केपलर।
जैसे ही वो केपलर आया, उसने थोड़े टाइम बाद में टाइको ब्राहे निकल लिए, टाइको ब्राहे साहब निकल लिए। जब टाइको ब्राहे साहब निकल लिए तो केपलर को समझ में आया यार वापिस से पूरी रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना इसे कागज चुरा लिए जाए जो रिसर्च इसने की है। तो लोग बोलते हैं केपलर ने टाइको ब्राहे की थ्योरी चुरा ली, चुरा के फिर उसने उसके जो रिजल्ट को देखे तो टाइको ब्राहे भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करा, दैट इज हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, और उसी पे उसने रिसर्च की। उसे कोरस्पोंडिंग केपलर ने आपको 3 लॉ दिए। केपलर के तीनों लॉ हम यहां पे इस चैप्टर के लास्ट में ढंग से पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है अगर आप ग्रेविटेशन की बात करें, पर ऑब्वियसली जिसने कहानी खत्म की होती है वो अपने आप में हीरो होता है, इस वजह से केपलर अपने आप में हीरो है। उसके बाद में क्या हुआ, न्यूटन ने आया, उसने सारी कहानी खोल के छोड़। तो जो आपके पास केपलर ने जो लॉ दिए उसका जो रिजल्ट से भी ऐसा होता है, क्यों होता है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके न्यूटन आया, न्यूटन ने पूरी चीज खोल के रख दी आपके पास में कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसकी वजह से केपलर ऐसा बोल रहा है, या फिर इस लॉ का कारण ये है, इस लॉ का कारण ये है। तो केपलर ने टोटल 3 लॉ दिए थे बच्चों, और वो तीनों लॉ हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री मैटर नहीं करती, फिर भी आपको थोड़ा जानना चाहिए, बिकॉज ये चीज हमारे आसपास इतनी ज्यादा होती है, आप ग्रेविटेशन को हर एक जगह ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब हम कहानी खत्म करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना, उसको थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, जो इस चैप्टर का बेस है और जिस एक चीज के ऊपर ये पूरा चैप्टर है आपके पास में, हम उसे पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए ग्रेविटेशन, उसकी सब हेडिंग है पहले हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये आप लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं है ये आपके लिए कंप्लीटली नया है। देखिए, न्यूटन ने ये लॉ दिया, इसलिए इसको आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ही बोलते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलिए चाहे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलिए, दोनों एक ही बात है। न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने ये बोला कि कोई भी दो पार्टिकल चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी 2 पार्टिकल आपस में एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। इससे पहले दुनिया को ये बात अजीब लगी, मतलब एक लाइन अपने आप में बहुत चेंजेस आने वाली थी। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था यार ठीक है भाई साहब, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो सन अर्थ पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, तो उन्हें ऐसा ये लगता था भाई साहब कोई बड़ी बॉडी एक बड़ी बॉडी पे फोर्स लगा सकती है। पर न्यूटन ने सब तबाह कर दिया। उसने बोला नहीं, एक छोटा सा पॉइंट मास भी दूसरे पॉइंट मास पे फोर्स लगा सकता है। ये लाइन ही अपने आप में इस पूरी रिसर्च को चेंज करने के लिए काफी थी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यही आपके पास में न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो यही है कि भाई साहब कोई भी 2 पार्टिकल्स अगर आपके पास में होंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे दूर हो चाहे पास हो, कैसे भी हो, एक अर्थ पे है, एक मून पे है, एक सन पे, कहीं भी कुछ भी हो, चाहे मेरी बॉडी का ये वाला एक पार्टिकल, मेरी बॉडी का ये वाला एक पार्टिकल, चाहे दोनों पार्टिकल बॉडी के ऊपर ही लाई क्यों ना करे, कुछ भी हो, सब पार्टिकल एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो स्टेटमेंट आप यहां पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल। ये एक लाइन जो अपने आप में बहुत वैल्यू रखती है, ईच पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब ठीक है सर जी, हमें समझ में आ गया कि एक कोई हर एक कोई पॉइंट मास है वो दूसरे पॉइंट मास को अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो बॉडी के ऊपर हो, कुछ कोई भी 2 पॉइंट हो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। पर सर जी उसका अट्रैक्ट करने का फोर्स कितना है उसके बारे में वैल्यू बात की अगर आप बात करेंगे तो वो उसके स्टेटमेंट में आगे लिखी हुई है क्या, कि ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसने लिखा दिस फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। किसके मासेस? जिन 2 मासेस की आप बात कर रहे हैं उनके मासेस का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात आपके लिए नई नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब जो न्यूटन का जो लॉ था, सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये लॉ था, उसने ऑब्जर्वेशन से बनाया, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ऐसा क्यों होता है। ये लॉ है, उसने ऑब्जर्व किया, बार बार अलग रीडिंग्स ली, उसे कॉरस्पॉन्डिंग बनाया, तो हम उसे डायरेक्टली हमें याद करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है कि एफ किसके प्रोपोर्शनल है? m1/m2। यही बोला ना इसने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आपके डिस्टेंस के। सर ऐसा ही क्यों है, ये m नीचे क्यों नहीं है? तो दोस्त ये आपके पास में लॉ है, ये ऑब्जर्वेशन से मिला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर आप देखेंगे ये प्रोपोर्शनलिटी है, जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या मिलता है आपको? एक कांस्टेंट मिलता है f। जैसे आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं आप? g। यहाँ पे क्या है आपके पास? m1 m2 डिवाइड बाय r²। मेरी बात समझ में आ रही है? इस जो g का नाम है उसे आप बोलते हैं यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये अपने आप में नया नहीं है, आप इसके बारे में अच्छे जानते हैं, पर इसके नाम में से यूनिवर्सल क्यों लगा दिया? मतलब इससे पहले भी हमने कांस्टेंट देखे हैं आपके पास में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, बहुत सारे कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल का क्या चक्कर है? यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं, यूनिवर्सल मतलब जो हर एक जगह पे लगे, ये हमेशा जी इतना ही रहता है। इस जी की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती? मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मान लो 2 मशीन के पीछे पानी डाल दिया तब भी उतने ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा। आपने कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी, मतलब सर जी जैसे पहले मैं था यहाँ पे एक कोई बुक पढ़ी है मान लीजिए, मेरे और बुक के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स अभी कुछ जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो देख लिया। अब आप मान लो 3 बुक नहीं ले आए, फिर भी मेरी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स बदलेगा नहीं, मतलब इस जी की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। कभी सर जी कुछ कर ले भले मैं कुछ भी लिखवा दूं, इस जी की वैल्यू कभी चेंज किया जा सकता नहीं है। इस वजह से इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इससे पहले जो आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था के, उसमें वैल्यूज बदलती थी। वो के था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो किस पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है, उसमें बहुत सारे चक्कर थे। पर ग्रेविटेशन अपने आप में फ्री है। ग्रेविटेशन बोलता है अपनी वैल्यू फिक्स है, इस जी की वैल्यू फिक्स है, ये बदल सकती नहीं है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं इसकी वैल्यू? आपको याद है इसकी वैल्यू कितनी आती है? दैट इज 6.67 10⁻11। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद तो आप रट्टा मार लो। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है? 6.67 10⁻11। क्लियर? सर जी इसकी थोड़ी यूनिट समझा दो हमें, तो इजी है यूनिट समझना। देखिए इस जी की यूनिट निकालनी है, तो इसकी यूनिट क्या है आपके पास? न्यूटन। यहां पे कितना है आपके पास? मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है आपके पास? केजी, तो केजी स्क्वायर। तो बच्चों क्या यूनिट बन गया आपके पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी और इसकी ऐसा ही यूनिट होगी आपके पास। इतनी बात चमक रही है? ठीक। सर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अगर हम लिखें तो क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है आपके पास? अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, देखिए हम इससे जस्ट पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आए हैं, तो हम उस चैप्टर का भरपूर फायदा उठाएंगे यहां पे। आप सोचिए हमने ग्रेविटेशन 11th में नहीं किया, 12th में कर रहे हैं, बिकॉज हम वेट कर रहे थे कब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, कब ये हम पढ़ा दें। क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये आपस में लिंक करता है। कैसे लिंक करता है? देख यहां पे जो F है वो है Gm1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो F था वो कितना था? K(q1q2 बाय आर स्क्वायर। तो पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं ना आपके पास, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो कैलकुलेशन आपने वहां पे की सीधा उठा के आप ले आइएगा, रिजल्ट आ जाएंगे। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इसके अंदर। मैं बता रहा हूं कि हमने क्यों इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद में लिया, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन आपस में बहुत, मतलब 80% चैप्टर आपस में लिंक करता है। तो जो रिजल्ट अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिजल्ट यहाँ पे क्लियर होंगे तो यहाँ पे फटाफट हो जाएगा। और उसमें भी नहीं है सर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो यहाँ पे नहीं फंसेंगे, बहुत बेसिक सा चाहिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि सर जी इस फोर्स के बारे में क्या क्या समझ सकते हैं। पहली बात तो अट्रैक्टिव इन नेचर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास क्या था? 2 पॉजिटिव चार्ज है रिपेल करेंगे, सॉरी 2 सेम चार्ज है वो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों था, ग्रेविटेशन में सिर्फ क्या है आपके पास में? अट्रैक्शन है। क्लियर? सेकंड बात अगर आप देखेंगे ये कैसा है? दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, दिस इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए आपने ये फोर्स तब लिखा जब यहां पे ऐसे एक मास m1 था, यहां पे m2 था, इसके बीच की दूरी कुछ r थी। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे ये जो फोर्स लग रहा होगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा और m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा। सही है ये बात? तो यहां पे जो आपके अट्रैक्शन आ रहा होगा इस वाले m1 पे, वो इस तरफ आ रहा होगा फोर्स, और इस पे आ रहा होगा वो इस तरफ आ रहा होगा। इसका नामकरण अगर आप करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका नामकरण करेंगे तो क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसमें दिक्कत नहीं है ना यार, ये फोर्स, इस पे जो ये फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? m2 लगा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से? 2 की वजह से। यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है, किसके से? 1 पे। तो क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अरे बच्चों इसमें कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल सी बात है, और अगर आपने स्टैटिक पढ़ा तो बहुत इजीली आपको ये चमकेगा भी। ठीक है, अब इस सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है? देखिए ये जो फोर्स है ना, ये हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग रहेगा। जैसे आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स था K(q1q2 बाय आर स्क्वायर, वो भी सिर्फ किस तरफ लगता था? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। वैसे ये किस तरफ रहेगा आपके पास? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है बच्चों, सेंट्रल फोर्स समझ में आ गया? इट एक्ट्स ओनली अलोंग लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग। क्लियर? ठीक है,
अब अगर आप एक और टर्म की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर F12 किसके बराबर होगा आपके पास, F12 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ F21। सही बात है ये सर, F12 का जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही F21 का होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से आपको यहां पे क्या लगाना पड़ गया, एक माइनस लगाना पड़ गया। क्लियर। अच्छा यहां पे वैसे आपको वेक्टर फॉर्म लिखना चाहिए, यहां पे आप ऐसे वेक्टर लगा दीजिए तो यहां पे ऐसे आर कैप लिखना पड़ेगा, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था। सर आर कैप क्या है, आप डायरेक्शन देख लीजिए भाई साहब किस तरफ फोर्स लग रहा है। इस वाले के लिए आर कैप ये वाली डायरेक्शन है और इस वाले के लिए आर कैप ये वाली डायरेक्शन है। आर कैप मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ रहा है बच्चों इतनी बात, ठीक, ये समझ में आ गया। आप इसकी अगर आप और प्रॉपर्टी देखेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है, पर मेन हमने यहाँ पे लिख दिया। एक बात वो मैंने वैसे तो लिख देता हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन medium, presence of other masses, blah blah blah, मतलब कोई भी चीज कुछ कर ले यार, कुछ वैरी कर ले। अगर तेरे पास मास सेम है, दोनों मासेस की वैल्यू सेम रह रहा है, उसको नहीं बदल रहा, और अगर आर को नहीं बदल रहा तो कुछ कर ले नहीं बदलेगा। और ये बात इसी में कन्वर्ट होगी ना, इसी में तो क्लियर होगी। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब उसको कोई बदला जा सकता नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप ये कुछ चीजें आपको पहले पता भी होगी, पर हमने एक बेसिक से किया है इसको। आइए अब इसके बाद थोड़ी और चर्चा करते हैं। पर ना इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, जो आप खतरा करके मेंशन कर लीजिए यहाँ पे, जो सबसे काम की बात है, जो मुझे लगता है बच्चे उसे फंस जाते हैं, वो क्या कि ग्रेविटेशनल का लॉ भी किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर पॉइंट मास। और यहाँ पर जगह का मतलब कंजस्टेड लग रहा है, पर आप इसके ऊपर खतरा मेंशन कर लीजिएगा, लोग इसमें फंस जाते हैं। ग्रेविटेशन का लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए। अगर सिर्फ बड़ी बॉडी के लिए लगाना है तो आपको एलिमेंट पकड़ के लगाना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट मास लगाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते सर जी कोई बॉडी है उसे सेंटर ऑफ मास में मास रखने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका कूलम्ब्स लॉ था, वहां पे भी हम ऐसे करते एलिमेंट पकड़ करते थे। अगर एलिमेंट पकड़ने के बाद में रिजल्ट ऐसा आ रहा है जो बॉडी को सेंटर ऑफ मास पे रखने से मैच कर जाता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एलिमेंट लेके करना है। चमक रही है बच्चों इतनी बात, ठीक है, आप इसको छाप लीजिए। इसके बाद में मैं आपके पास जो बुकी स्टेटमेंट आप देखें तो पूरी प्रॉपर्टीज वगैरह की स्टेटमेंट आपके साथ में इसके बाद जस्ट शेयर कर देता हूं। आप वहां से कुछ छापना चाहे तो आप छाप सकते हैं, पर अपनी फीलिंग वाली भाषा यही है, जितना हमें समझ में आया उतना हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की थ्योरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अभी तो शायद आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप जूम करके आप इसे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों अभी जो थ्योरी पार्ट था, आपने जो बेसिक थ्योरी थी वो हमने थोड़ी देख ली, हमें समझ में आ गया भाई जो ग्रेविटेशनल, जो किसी दो बॉडीज या फिर कोई भी दो पॉइंट मास बोलना बेटर है, कोई भी दो पॉइंट मास है उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज G(m1m2/r²। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले लोगों के दिमाग में ख्याल आता है, ख्याल है सर जी एक मैं खड़ा हूं, ये बना दिया, एक मेरा बढ़िया दोस्त खड़ा है, दोस्त को भी खड़ा कर दिया। अब ये बोला सर जी मेरा मास है m1, इसका मास है m2, हमारे बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G(m1m2/r²। r पास ये ज्यादा दूर नहीं है, ये कुछ r। तो ये सही बात है कि नहीं, पर ये बता कि इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो इतना लग रहा है, ये बात सही है या गलत है? पहली बात तो ये वाली बात गलत है। कैसे गलत है सर जी, क्या चल रहा है ये? क्यों लॉ ऑफ ग्रेविटी सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए वैलिड है। आप नहीं कर सकते भाई साहब इसको, आप एक बंदे को आप पॉइंट मास नहीं मान सकते। मानने के लिए कुछ कंडीशंस हो सकती है। आप ये मान लें कि भाई साहब आर इतना बड़ा, जैसे एक आदमी कितना फुट का होगा आदमी, मान लो 5 मतलब ऐसे मान लो कोई 6 फीट का आदमी है और ये वाला भी 6 फीट का आदमी है, क्लियर। अब मान लो इसके बीच में जो सेपरेशन आपके पास है वो 1 लाख फीट है, 1 लाख फीट। अगर सेपरेशन 1 लाख फीट है, 6 फीट आपको कैसा दिखाई देगा, पॉइंट मास। तब आप बोल सकते हैं सर जी ठीक है ये लगाएंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। पर मान लीजिए अगर सेपरेशन आपके पास में कम है, कंपेरेबल है, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली सही नहीं है लगाना सीधा।
बिकॉज आपको पता है सिर्फ किसके लिए लगता है, पॉइंट मास के लिए। अगर मैं कहीं बोलूं कि एक बार के लिए लगा रहे हैं तो हम ये मान रहे होंगे सेपरेशन क्या है, बहुत ज्यादा, सेपरेशन इतना ज्यादा होगा कि आदमी के हाइट वहां पे मैटर नहीं कर रही, पॉइंट मास की तरह ट्रीट हो रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। जैसे मान लीजिए आप जब हवाई जहाज पे बैठ के मतलब आप फ्लाइट में बैठे होते हैं तो नीचे आपको दुनिया चुनो चुनो नहीं रखती, तो पॉइंट मास रखते हैं सब कुछ। क्योंकि क्या दिक्कत है, सेपरेशन इतना बड़ा है कि उस सेपरेशन के कंपैरिजन में जो उस ऑब्जेक्ट की हाइट है वो आप उसे अगर आप मतलब नहीं मानेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ किसके लगता है ग्रेविटेशन, वैलिड फॉर पॉइंट मास, वैलिड फॉर पॉइंट मास। ठीक है सर। अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि सेपरेशन बहुत ज्यादा है तब आप लगा सकते हैं। इफ आर इज वेरी लार्ज, इफ आर इज वेरी लार्ज, तब आप ये बोल सकते हैं सर एफ को ऐसे लगाएंगे तो रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के क्लोज आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा पर उससे क्लोज आएगा। क्यों? तो सर जी अब की बार जो आर है वो बहुत बड़ा है तो उससे कंपैरिजन में कैसे दिखेंगे आपको पॉइंट मास। अब भी एक्चुअल नहीं आएगा तब आप इसको लगा सकते हैं कि एफ ऐसा कुछ अप्रोक्स बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर के। इतनी बात सही है। अब सर जी मेरे दिमाग में ख्याल आया, यार मैं बैठा सामने बालकनी, मेरा पड़ोसी बैठा, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो आके मेरे पास क्यों नहीं आ जा रहा? मैं तो चाहता हूं मेरे पास आ जाए। सही बात है ये। आपने कभी देखा भाई ऐसे एक आदमी खड़ा है, दूसरा आदमी खड़ा है, उसके पास आ गया, वो बोल रहा क्या हुआ, बोला लो ऑफ ग्रेविटेशन लग गया इसलिए पास आ गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉनसेंस। कुछ लोग जाके ऐसे बोलते हैं अब मैं आपके पास आया बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा बोल थप्पड़ मारा करो घुमा के नालायक के। तो यार ये नॉनसेंस बात है ना, मतलब कि यार अब नहीं होता सर जी, मैंने नहीं देखा कभी भी ऐसा। आपने देखा भी दो आदमी खड़े हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लग गया, वो पास आ गया? नहीं होता ऐसा, तो नहीं होता सर जी। वो फिर वो न्यूटन क्या बोल के चला गया, न्यूटन तो बोल रहा था अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट करना चाहिए। दोस्त दिक्कत क्या है, अट्रैक्शन हर एक दो पॉइंट मासेस में है, हर एक में, चाहे कोई भी हो। जैसे मान ले मैं हूं, एक तेरा सामने दोस्त है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है जो हमने ऐसा लिखा, अगर आर बहुत लार्ज है, पर वो आपको ऑब्जर्व क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज एक देखिए जिनका मास आपके पास में कम रहता है, जैसे M1 M2 का मास कितना होगा, ये बंदा कितने किलो का होगा, मतलब अच्छा खासा भारी है, खाता पीते घर का बहुत खाया, 100 किलो का होगा। ये थोड़ा कमजोर है, मान लो ये 60 किलो का बेचारा, इसको खाना पीना नहीं मिल रहा प्रॉपर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यार आप देखिए कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना लग रहा हुआ। देखिए F इज इक्वल टू G, पहले का मास कितना 100 kg, अच्छा खासा मोटा आदमी था ये, इसका 60 kg, कमजोर आदमी है बेचारा। और सेपरेशन कितना है आपके पास में? सेपरेशन कुछ मान लो भाई पास है, कुछ मान लो यहाँ पे खड़ा है, एक मीटर का सेपरेशन मानते हैं, 1 मीटर का सेपरेशन, 1 मीटर का सेपरेशन मान लिया। फिर अब आप देखिए इस G की वैल्यू कितनी, G की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11। अरे ये 10 टू पावर -11। अच्छा ये कितना आपके पास 6000 और यहाँ पे 1 मीटर का स्क्वायर। तो यार ये फोर्स कितना आएगा आपके पास, थोड़ा काउंट करके देखिए। तो ये 3 जीरो यहाँ पे अगर कटेगी, ये 3 जीरो अगर मान लो यहाँ पे आपके पास कटेगी तो कितना बचेगा, 8 बचेगा 10 टू पावर -8। तो इसकी वैल्यू कितनी है 6.67 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 8, मतलब 0.00001 2 3 4 5 कितनी होगी, 5 6 7 8, इतना न्यूटन फोर्स। अरे ये तो बहुत चुन्नू सा फोर्स है भाई, मतलब कितना छोटा फोर्स है यार। ये तेरे फूंक का जैसे फूंक मारता है उतना ही फोर्स होगा ये शायद। तो तेरा ऐसा होता है फूंक मारा आदमी हिल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। तो फोर्स इतना कम लगता है जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो बॉडीज ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, उन बॉडीज में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको इसलिए ऑब्जर्व नहीं होता बिकॉज वहां पे जो मासेस हैं वो बहुत स्मॉल है। इसलिए जो आपको ग्रेविटेशन अगर ऑब्जर्व करना है तो आपके पास में मासेस बहुत बड़े होने चाहिए। मासेस बहुत बड़े होने चाहिए मतलब सन हो गया, सन का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मून का मास बहुत ज्यादा है, स्टार्स का मास बहुत ज्यादा है। इसलिए प्लैनेट्स में आपको ये कंपेरेबल दिखाई देते हैं, आपको लगते हैं हाँ सर फोर्स लग रहा है, पर ऐसा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आदमी के बीच में, बोतल आदमी के बीच में, कुछ किसी चीज के बीच में ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो कितना सही होता, नहीं सर मैं एक अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आ पा रहा बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मुझे खींचे हुए, या फिर मैं गाड़ी से अट्रैक्ट हो गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ऐसा बहुत सारी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ कंप्लीटली बदल जाती अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू ज्यादा होती। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपको दिखता नहीं है या फिर बहुत कम दिखता है आपको किसी दो जनरल बॉडीज के बीच में। अगर आप बात करेंगे इस मार्केट को छोड़ दो नीचे जाएगा, क्यों? कि सर जो दूसरी बॉडी है वो अर्थ है और उसका मास अपने आप पे बहुत ज्यादा है। तो हमने बोला ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तभी ऑब्जर्व होता है जब बॉडी का मास बहुत लार्ज हो। तो उसमें अगर एक बॉडी का भी मास लार्ज होगा तो ये वाली टर्म, ये जो एक टर्म है 6000 इसके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, तब आपको फोर्स भी कंपेरेबल दिखाई देगा।
तो अगर आप यहाँ पे मार्कर छोड़ेंगे नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, पर आप बोलेंगे सर ये मार्कर को मैंने रखा, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज फोर्स बहुत कम है। उसको कंपनसेट करने के लिए फ्रिक्शन है, बहुत सारी चीजें, एयर ड्रैग है, उसकी वजह से वो नहीं आ पाता। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बच्चों क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहली बात कि जो आपके पास में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए। आपको रियल लाइफ में जो कंपेरेबल, जैसे दो आदमी के बीच में या फिर इन सब कम मास की बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स इसलिए महसूस नहीं होता बिकॉज उसकी वैल्यू बहुत कम थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स महसूस हो जाता है बिकॉज उसका जो कांस्टेंट था ना, यहाँ पे था k⁴ और k की वैल्यू कितनी? 9 इंटू में 10⁹ जो k था वो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी थी। यहाँ पे g की वैल्यू बहुत कम है, तो इसलिए से कूलम्ब जो फोर्स है वो आपको दिख जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स आपको दिखाई देता प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। किनके बीच में? दो छोटे मासेस के बीच में। धरती के बीच में आपको दिखाई देता है, ऑब्वियसली आपको जी फेंकेंगे नीचे, अगर आप कोई भी चीज फेंकेंगे तो नीचे जाते हो आपको दिखाई देगी। ठीक है, आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम सवाल कर रहे हैं, आप एक बात जान लीजिए, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ दिया तो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत छोटा सा बच्चा है, आप ऐसे मानिए। मतलब बहुत ही सिंपल सवाल, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छे लेवल के सवाल थे, मतलब यहाँ का जो टफ सवाल होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल सवाल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और सवालों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 80% सेम रहेगा। 20% सवाल जिसमें सैटेलाइट का मोशन वगैरह आ जाएगा वो थोड़े से डिफर होंगे। तो आपको सवालों का जो वहां पे पैटर्न था वैसा यहाँ पे दिखाई देगा। और आपको ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बाद में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप दोनों के लिंक को इंप्लीमेंट कर सकें। सवाल आपके पास में ये है कि आपको बोला गया फाइंड आउट पोजीशन ऑफ अनदर मास m सो दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, आल्सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m। ये दोनों मासेस आपके पास फिक्स है, ये दोनों मासेस आपके पास फिक्स है। एक थर्ड मास m को रखना है, तो थर्ड मास m को, इसके बीच का सेपरेशन हम कुछ मान लेते हैं आपके पास, दिस इज 10 मीटर लेट अस। आपसे बोला गया कि एक थर्ड मास m को कहां रखें और उसकी वैल्यू कितनी हो ताकि वो मास कहां पे रहे? रेस्ट पे रहे। सबको रेस्ट पे, मतलब सिर्फ उसी को इक्विलिब्रियम पे करना है, ये दोनों फिक्स है। समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए ग्रेविटेशन आसान भी इस वजह से पड़ता है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है सर, कभी रिपेल करता है कभी अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे वो झमेला ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करता है आपके पास में? अट्रैक्ट करता है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, बहुत इजीली, बहुत ही फराटेदार तरीके से सवाल आपके पास सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल सा सवाल है, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, स्टार्टिंग है, पहला सवाल है चैप्टर का, तो आपसे बनना चाहिए शगुन के तौर पर। आइए अब इसे करके देखते हैं। देखिए यार m को कहां रखें? मान लो यहां पे अगर आप m को रखेंगे, यहां पे m को रखेंगे तो ये 1 kg बोलेगा मेरे पास आजा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये 9 kg भी क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे इसका इक्विलिब्रियम संभव नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहां पे देखेंगे तब भी ऐसा ही होगा। सर ये 9 kg इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये 1 kg बोलेगा मेरे पास आजा, यहां पे भी इसका इक्विलिब्रियम संभव नहीं है। तो बीच में इक्विलिब्रियम संभव है। सर कैसे संभव है? ये 1 kg यहां पे खींच रहा है और ये वाला 9 kg इधर खींच रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर दोनों की फोर्स आपके बराबर हो जाएगी, ये F1 है ये F2 है, F1 1 kg की वजह से, F2 9 kg की वजह से, जहां पे ये m मास इक्विलिब्रियम पे होगा वहां पे ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। बहुत ही हलवा सा सवाल था। तो आपने बोला सर जी मान लेते हैं यहां से उस पॉइंट की दूरी जहां पे ये m मास इक्विलिब्रियम में होगा वो x है, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी आपके पास में दैट विल बी 10 - x। अब कुछ नहीं बता सवाल में, आप क्या कीजिए, आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व कर दीजिए दोनों को। तो F1 की जो वैल्यू है दैट इज क्या होता है? Gm1 m2 डिवाइड बाय x² इज इक्वल टू, इस पे लगने वाला, मतलब इसकी वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? Gm1 m2 डिवाइड बाय r², बट इज द वैल्यू ऑफ r² 10 - x का होल स्क्वायर। g ने g को मार दिया, m ने m को मार दिया, तो यहां से कितना है? 10 - x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3। चमक रहा है इतनी बात? ये यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना आया? 10 - x इज इक्वल टू 3x। तो यहां से कितना है? 4x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5/2 मीटर। मतलब उस पॉइंट की पोजीशन कहां पे होनी चाहिए? यहां से कितना दूरी पे? 5/2, और यहां पर 2.5, और यहां से कितना हो जाएगा आपके पास? 7.5। सवाल सोल्व हो गया। अब सर एक और भी पूछा था इस m की वैल्यू कितनी हो, तो मैंने बोला फर्क ही नहीं पड़ता, m की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए बिकॉज वो कट जा रहा है।
देखिए कोई भी यहाँ पे आप m रखेंगे, जब दोनों फोर्स देंगे तो m से m तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एनी वैल्यू ऑफ m, एनी वैल्यू ऑफ m इज पॉसिबल। आप याद कीजिए जब ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया तब मैंने बोला था एनी वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पर यहाँ पे m कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास कभी नेगेटिव होना संभव नहीं है, तो m होगा हमेशा पॉजिटिव, पर उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एनी वैल्यू ऑफ m इज पॉसिबल, और m क्या होगा, हमेशा विल बी पॉजिटिव। सही बात है, नेगेटिव मास कैसे आएगा यार, मतलब किताब में तो सब किताब में थोड़ी हो जाएगा, आपने बोल दिया नेगेटिव मास में, कैसे संभव है, संभव ही नहीं है नेगेटिव मास। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल हम लेके आए, ये सेम सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हो सकता था, पर हमने वहां पे स्किप किया ताकि हम इसे यहाँ पे कवर कर सके। मैं यही कोशिश करूंगा जो सवाल आप कर चुके हैं वैसे आपको सेम कम से कम रिपीट करने पड़े, पर कुछ कुछ तो स्टैंडर्ड हैं वो हमें यहाँ पे भी देखने पड़ेंगे। सवाल अच्छा है, देखिए ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर अच्छा है, पर इसमें ना कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स आदमी पढ़ता है, उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत मजा आता है, नहीं उसमें जब भी लोग 11th में आते हैं तो आप नया बैच पढ़ाइए, कभी भी 11th का हम देखते हैं तो उसमें बच्चे से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, कैसे होता है, ये क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट आता है। ऐसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे एक ब्लैक होल का कंसेप्ट आता है, आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल का। क्या होता है ब्लैक होल, आप जानते हैं इसके बारे में? ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिससे मतलब वो ब्लैक मतलब काला है, काला मतलब इसलिए बिकॉज वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। मान लाइट आएगी तो वो भी कितना हाई ग्रेविटेशनल फील्ड है कि वो लाइट को भी अपने पास रख लेता है, उसे भी जाने नहीं देता। अट्रैक्टिव फोर्स है ना ग्रेविटेशन आपके पास में, तो क्या होता है कि इतना मतलब वो आपके पास में उसने इतना ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, लाइट भी नहीं जा पा रही है, तो उससे कोई लाइट आपके पास आ नहीं पा रही, तो आपको कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, इसका नाम क्या है, ब्लैक होल। और ब्लैक होल में क्या है, मतलब कोई भी बड़ा कोई भी जैसे एक छोटा स्टार है तो वो भी उसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, उसके अंदर ही रह जाएगा। तो ब्लैक होल मतलब ऐसे मतलब एक पुराने आप पहले देखते होंगे वो जब टीवी सीरियल्स आया करते थे तो एक दाना हुआ करता था, वो सबको खा जाता था, तो ब्लैक होल उस टाइप की स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी चीज जाएगा तो वहीं पे रह जाएगा, उससे बाहर नहीं निकल सकता वो। तो अट्रैक्टिव फोर्स इतनी ज्यादा है, अगर आपको वहां से बाहर निकलना है तो बहुत हाई वेलोसिटी चाहिए, उतनी देना संभव नहीं है। तो ऐसी कई कई चीजें हैं फिजिक्स के अंदर, पर ब्लैक होल मतलब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ग्रेविटेशन के मतलब ऐसा कुछ नहीं है ब्लैक होल में कि जो हम नहीं समझ पाए, इस वजह से हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो बच्चों सवाल पे आते हैं हम अपने। आपको बोला गया, देखिए आपके पास ऐसे स्क्वायर बनाया गया, ठीक है, और स्क्वायर की साइड है √2 है, ए नहीं है √2 है, स्क्वायर की साइड है ये √2 है, ठीक है। चारों एंड्स पे मास रख दिए और सब फ्री है, सब क्या है आपके पास, फ्री है। अगर सब फ्री है सर, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो क्या वो पास पास आ जाएगा, ये इसके पास, इसके पास, इसके पास, ऐसे आगे कहीं भी मिलेगा, ऐसा कुछ होगा? हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि ये पास पास में ना आए। एट बट तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रिवॉल्व करवाना पड़ेगा, इसको वेलोसिटी से मूव करवाना पड़ेगा। कैसे, आप सोच के देखिए, यहां पे सन है, छोटे बच्चों को इस सवाल में पजल किया जाता था पहले, आपने को भी किसने फंसाया होगा शायद, ऐसे अर्थ है, तो बच्चे से आप पूछिए कि बता सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, वो बोलेगा हाँ कर रहा है। कौन से फोर्स से कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, बहुत बढ़िया कर दिया। तो अगर इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो धरती जो अर्थ है वो सन में आके मिल क्यों नहीं जाती, दूर दूर क्यों है दोनों इतने? भाई आप सोच के देखिए, मान लीजिए ये ऐसे एक डस्टर आपको दिखाई दे रहा है ना, आप सब तो नहीं देख पाएंगे, मतलब फ्रेम का इतना बड़ा नहीं है, आप यहाँ पे देखिए ऐसे ये डस्टर दिखाई दे रहा है आपको, मैंने बोला इसको अट्रैक्टिव फोर्स तो आ गया ना मेरे पास, तो अगर आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं सन तो आ जाए उसके पास, हम सब तबाह हो जाए, इतनी गर्मी हो जाए, सब मर जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है? रीजन पता है आपको? बहुत बढ़िया, क्या रीजन है सर जी? जो आपके पास में फोर्स रखता है, हम इस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग अर्थ रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, और रिवॉल्व करता है तो क्या होता है, ये वाला फोर्स किस में यूज हो जाता है आपके पास में, सेंट्रीपिटल फोर्स में काउंट हो जाता है। जैसे आप मान के देखिए, एक रस्सी से एक ब्लॉक को बांधिए और रस्सी को ऐसे घुमाइए, ब्लॉक घूमेगा। अब ब्लॉक से पूछेंगे तो ब्लॉक बोलेगा मेरे पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, ऐसे लग रहा है, ब्लॉक ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, तो ब्लॉक पे सेंटर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है, तो आप उससे पूछिए ना भाई टेंशन है तो आ जाना इसके पास में, तो वो क्या बोलेगा, इस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग में क्या कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पे फोर्स है, इसी वजह से जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, लोगों तो सर जी फोर्स लग रहा है तो हो क्या रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा, एक्सीलरेशन तो नहीं है, एक्सीलरेशन है ना, सर्कल में घूम तो रहा है। एक्सीलरेशन क्या कब आता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है, और अर्थ अगर ऐसे घूम रहा है तो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है ना, हर एक पॉइंट पे, पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है।
तो ये जो फोर्स लग रहा है वो किस में यूज हो जा रहा है आपके पास, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में, जिसका काम क्या है, जिसका काम है डायरेक्शन को बदलना। समझ गया बच्चों ये बात? ठीक। इसी सेम कंसेप्ट को हमने कंसीडर करते हुए ऐसे माना कि मान लीजिए 4 प्लेट्स ऐसे पड़े होते हैं, ये प्लेनेट ही मान सकते हैं आप, पर हमने इसका एक पॉइंट मास दिखाया है बिकॉज हमें पता है कि हमने अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए बैठे, पॉइंट मास के लिए। तो हमने बोला मान लो यूनिवर्स के अंदर ये सिर्फ 4 मास होते हैं, ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाला मास, ये 4 मास है। और आप इन सब मासेस को बोले भाई साहब पास पास नहीं आना है, तो बोलेंगे पास पास नहीं आना मतलब क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा या फिर रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने बोला रिवॉल्व करो चाहे कुछ करो, बस पास पास आना नहीं है। तो हमने पूछा कि वो किस स्पीड से रिवॉल्व करें, किस स्पीड से वो रिवॉल्व करें ताकि ये पास पास ना आए। तो सवाल में क्या है, at what speed must they move if they all revolve under the influence of one another's gravitational force in circular orbit। मतलब जो फोर्सेज है बस यूनिवर्स में यही मासेज है और कोई नहीं है, सब एक दूसरे की म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व करें। तो किस स्पीड से रिवॉल्व करें ताकि इनका सेपरेशन बदले ना। क्लियर? सर्कुलर ऑर्बिट सो दैट सेपरेशन बिटवीन देम रिमेन कांस्टेंट। लैंग्वेज थोड़ा और अच्छा लिखा जा सकता था, पर मैंने सवाल की थ्योरी में काफी टाइम लगा दिया, तो आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप इसे सोल्व करके बताइए, ये बढ़िया सवाल है, फिर हम इसे प्रोसीड करते हैं। तो आइए बच्चों अपने इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए इस सवाल में आपके पास में देखिए एक ये वाला फोर्स, जैसे इस वाले मास को पिक कर देते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अरे बॉडी, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर जी ये सिस्टम कौन से पॉइंट के अबाउट मूव करेगा। तो कौन से पॉइंट के अबाउट मूव करेगा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव करेगा। क्यों करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट? बिकॉज अगर एक बार रोटेट करना शुरू कर गया उसके बाद में इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा आपके पास में तो उसका जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है वो बदलना नहीं चाहिए। ऐसे लिखते हैं ना, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर आता है आपके पास, डी PCM डिवाइड बाई dt। अगर F एक्सटर्नल 0 है तो P क्या रहना चाहिए, PCM क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। PCM क्या रहना चाहिए आपके पास, कांस्टेंट। और इनिशियल मोमेंटम कितना था आपका, सेंटर ऑफ मास का 0 था। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी अगर v इस तरफ होगी तो इसकी इस तरफ होगी, इसकी इस तरफ होगी, इसकी इस तरफ होगी। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल मोमेंटम कितना, 0, तो हमेशा कितना रहेगा, 0। इसके बाद सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा। और अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स है तो उसी फिक्स पॉइंट के अबाउट पूरा सिस्टम रोटेट करेगा। डन, ठीक है। अब आप ये देखिए यहां पे एक फोर्सेस आपने देख लिया भाई, ये वाला मास इसको F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, नाम लिख दिया। ये वाला मास भी इसको F से अट्रैक्ट कर रहा होगा बिकॉज सेपरेशन सेम है आपके पास में। और ये वाला मास कुछ F डैश से अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके F वीडियो थोड़ा यहां बनाते हैं। तो यहां पे लिखा हमने F, ऊपर लिखा F, और इससे 45 डिग्री पे एक F डैश। तो अगर आप F की वैल्यू निकालेंगे, F की वैल्यू तो वो कितनी है आपके पास, G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कितना आ गया, 2a स्क्वायर। क्लियर? इस पे अगर आप देखेंगे तो f कितना आएगा आपके पास, G m1 m2 डिवाइड बाय 2a स्क्वायर। ये बात सही है? इसकी वजह से भी आ गया, इसकी वजह से भी आ गया। अब इसकी वजह से इस पर अगर फोर्स कितना है वो अपने देखते हैं, तो कितना आएगा आपके पास। देखिए सेपरेशन यहाँ पे √2a था, यहाँ पे √2a था। सर ये सेपरेशन निकालते हैं पहले, ये सेपरेशन कितना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये √2a, ये वाला भी √2a, पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2a आ जाएगा, ये पूरा सेपरेशन। क्लियर? और ये डायमीटर के बराबर है, समझ में आ रही है। तो ये पूरा सेपरेशन आपके पास में ये 2a है। अगर ये सेपरेशन 2a है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है G m² डिवाइड बाय 4a स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर होता है, r की वैल्यू 2a है। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है F नेट किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, और वो किसके बराबर होता है, mv² बाय r के। ऐसे ही करते हैं हम सर्कुलर मोशन के अंदर। तो आप देखिए सेंटर इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, सेंटर यहां पे लाई कर रहा है। कितनी दूरी पे लाई कर रहा है आपके पास, a दूरी पे लाई कर रहा है। सर कैसे पता लगा, हमें ये पता लगा ना ये 2a है तो सेंटर इसका मिड होगा, तो कितना a पे लाई कर रहा है। अच्छा इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, एक तो ये आई गया इस लाइन के लोग, इस वाली लाइन के लोग नेट फोर्स देख रहा हूं, एक तो ये आई गया gm² डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, प्लस यहां पे इस तरफ इस वाले फोर्स की वजह से आएगा F cos 45, ये वाला एंगल 45 है, इसका कंपोनेंट आएगा F cos 45, इसका भी आएगा F cos 45, और ये साइन वाले यहां पे आएंगे और आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास कितना आएगा, ये 2f की जगह कितना है आपके पास, समझ में आ रहा है, 2f cos 45 कितना आता है आपके पास, 1/√2।
समझ में आ गई ये बात? क्या किया हमने, जैसे एफ कोस 45, एफ कोस 45 नेट कितना होगा 2f कोस 45, 2f की वैल्यू ये लिख दी और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू किसके बराबर, ये mv²/r। अब ये सवाल दम तोड़ रहा है, अब इसमें कुछ बचा नहीं, यहां से ये साफ हो गया, m साफ हो गया यहाँ पे, और कुछ कटने वाला नहीं, ठीक है। तो gm डिवाइड बाय a² कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास 1/4 प्लस 1/√2, और ये किसके बराबर आया आपके पास v²/r, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू a है, रेडियस की वैल्यू a है, यहां से ये a साफ हो गया आपके पास, तो सवाल खत्म हुआ। जो वेलोसिटी है ये आपके पास √of gm डिवाइड बाय a, और यहाँ पे आपके पास 4√2 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, 4 प्लस √2 की टर्म में आप इसको लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सवाल सिंपल था, आपको बस ये चमकना चाहिए कि जो नेट फोर्स है वो mv²/r के बराबर आएगा, सेंटर देखना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सवाल है आपके पास में, इस तरीके का सवाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख चुके हैं, पर एक एक सवाल फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं हम यहाँ पे भी, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। आपको बोला गया एक मास है m में, उसका मास 10 kg है, mb का मास 1 kg है। कोऑर्डिनेट्स दोनों के आपको गिवन है, 1, 2, 3 ma के हैं, -3, 4, 5 mb के हैं। आपसे बोला गया फोर्स ये निकालना है, इसको पढ़ना जानते हैं क्या आप, ये क्या है, दिस इज फोर्स ऑन ma ड्यू टू mb, ma पे लगने वाला फोर्स mb की वजह से कितना है, और वो आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो ऐसा सवाल हम देख चुके हैं, मेरे हिसाब से आप इसे फटाफट कर देंगे, ठीक है, आप इसे कीजिए, फिर अपने से डिस्कस कर लेते हैं। किया जाए बच्चों इसको, आइए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए, थोड़ा कोऑर्डिनेट 3D में तो नहीं बना पाएंगे, वैसे एक आइडिया ले लीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट y है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, और ये 3, कुछ यहां पे होगा पार्टिकल, z में होगा पर दिखा नहीं सकते, इस वजह से xy प्लेन में दिखाया है। मैं नहीं बोल रहा xy प्लेन में है पार्टिकल, वो xyz तीनों भी प्लेन में मतलब लाई कर रहा है वो, पर वो शो नहीं कर पा रहे उसको, इस वजह से हम यहाँ पे इसी बोर्ड पे यहाँ पे दिखाते हैं कितने कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना मास है इसका 10 kg, ठीक है। अच्छा mb निकालते हैं, mb कहां पे आपके पास, कुछ यहां पे होगा -3, यहां पे कुछ mb है, कितना मास है इसका 1 kg, दिस इज mb। अब आपको ये निकालना है कि निकालना क्या, इसको पढ़ा मैंने, तो मैंने बोला फोर्स ऑन ma ड्यू टू mb, तो मुझे पता है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द लाइन जोइनिंग, अलोंग द लाइन जोइनिंग, ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, ये लाइन है जिसके अलोंग फोर्स रहेगा। अब ये बताइए कि ma के ऊपर mb अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो किस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय r² मल्टीप्लाई r कैप। सर ये r कैप क्या है आपके पास, ये r कैप फोर्स की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। डन ये बात, ठीक है। सबसे पहले हमारा टारगेट है मैग्नीट्यूड निकालना, हमारा टारगेट क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड अगर आप निकालने जाएंगे तो उसके लिए r रिक्वायर्ड है, तो ये r कैसे निकाला जाएगा, तो r के लिए आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट, क्या एक्सप्रेशन आता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अरे ठीक है भाई, ठीक। अब आप देखिए x2 माइनस x1 तो कितना आया आपके पास, इसे कोऑर्डिनेट्स नोट कर देते हैं भाई, यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास -3, ओके, 4, 5। आज आप फटाफट इसको रगड़ते हैं, x2 माइनस x1 4 का स्क्वायर 16 बन गया, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बन गया, इसका स्क्वायर 4 बन गया। अरे चमक रहा है ना, देख, दिस माइनस दिस 4 बन गया, दिस माइनस दिस -2 बना, पर स्क्वायर करने में 4 बन जाएगा, और दिस माइनस दिस आपके पास 2 बना, 4 बन गया, तो कितना है, √24। अब कोई बड़ी कहानी नहीं है, आप मैग्नीट्यूड दिखाने क्या लिखेंगे सर, g m1 की वैल्यू 10 kg, और ये आ गया 1 kg, और r का स्क्वायर 24। तो जो आपके पास f का मैग्नीट्यूड आया बच्चों, वो आपके पास आ गया 5/12g। g की वैल्यू याद है कि भूल गए, कितनी g की वैल्यू, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू इसकी, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब सर जी मेन कहानी इस आर कैप की बच गई, थोड़ा आर कैप समझ ले तो बात बन जाएगी। तो यार आप इस बात समझ के देखिए, इस वाले का नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। फोर्स की डायरेक्शन पता है,
ए बी की डायरेक्शन में है। तो आर कैप क्या होता है? आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। तो मुझे पता है फोर्स की डायरेक्शन है ए बी, तो मुझे क्या चाहिए? ए बी कैप चाहिए। बहुत बढ़िया यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ए बी निकाल, ए बी क्या लिखते हैं हम? आर बी माइनस आर ए। ऐसी चर्चा हम कर चुके हैं भाई, तो वेक्टर में पढ़ा भी होगा और ऐसी चर्चा हम कर चुके हैं कई बार। तो यहां पे अगर तो आर बी निकालेगा तो आर बी कितना? आर बी तो ये है, ये कितना आया? -3i + 4j + 5k माइनस आर ए अगर तू करेगा तो कितना आएगा तेरे पास? आई कैप -2j कैप -3k कैप। डन। तो यहां से जो ए बी वेक्टर आएगा तेरे पास, ए बी वेक्टर वो कितना आएगा? -4i + 2j + 2k। क्लियर है बच्चों? ए बी वेक्टर दैट इज आर बी माइनस आर ए। आर बी लिखा तो कितना? -3i 4j 5k। इसको लिखा तो माइनस। डन। इतना कर दिया, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है, अब हमें ए बी वेक्टर नहीं चाहिए, हमें ए बी कैप चाहिए। तो अगर आप ए बी कैप निकालेंगे, ए बी कैप, तो ए बी कैप कितना आएगा आपके पास? दिस इज -4i + 2j + 2k डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे निकालते हैं ना। कभी अगर आपको वेक्टर निकालना होता है, आर कैप निकालना, क्या करते हैं आप? आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास? इसका मैग्नीट्यूड है 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो कितना बचा? 16 + 4 + 4। समझ रहा है बच्चों ये बात? ये आ रहा है आपके पास ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास? दिस इज 20√24। तो ये आया -4i, यहां पे कर देते हैं। ए बी कैप जो आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है? -4i + 2j + 2k √24। अब कहानी खत्म होगी। आप जो आंसर चाहते थे वो आंसर आपके सामने है। कितना? 5/12g, और यहां पे आएगा -4i + 2j + 2k √24। कहानी खत्म। कुछ सीधी मिस्टेक, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, मे भी कहीं को मिस्टेक हो तो आप बता दीजिएगा। ये ठीक है लग रहा है देख के तो। 16 4 4 20 24 24। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। आइए